everyone, welcome to the channel all about anthropology. Hope you all are doing great. So last video मैंने नेट 2023 PYQ जो क्वेश्चन थे उस पर अपलोड किया और आपने वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अबाउट सीरम प्रोटीन। ओके, सीरम प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसमें क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि इसमें से कौन सा सीरम प्रोटीन नहीं है। तो फर्स्टली ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये समझें कि व्हाट इज़ सीरम, ये सीरम का मतलब क्या है। ओके, सो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि ये सीरम एग्जैक्टली है क्या, इसका मतलब क्या है। सो आई थॉट क्यों ना मैं आप लोगों को पहले ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ाऊँ, पूरा ब्लड समझा दूँ, सो दैट कि इफ़ एनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है सो आप लोग इजीली कर सको कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं या फिर आप CUET पीजी के स्टूडेंट या फिर आप नेट के स्टूडेंट हैं, तो अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली कर सको। ठीक है, सो आज हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा समझेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन। मैं आपको बताऊंगी ब्लड के अंदर क्या क्या कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, कैसे ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। सो पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। ओके, चलिए समझते हैं ब्लड। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्लड। सो ब्लड समझने से पहले आई रियली वांट कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ बताऊं। तो पहले समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू की स्टोरी। व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देन वी विल कम टू ब्लड। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू, मैं आपको क्यों कनेक्टिव टिश्यू बता रही हूँ अभी आप समझ जाओगे। सो इफ़ यू क्लासीफाई कनेक्टिव टिश्यू यू विल फाइंड 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, second is skeletal tissue and third is vascular tissue. ओके, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर कौन कौन आता है? लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन आता है, देन एडिपोज टिश्यू आता है, ये सारी चीज़ आती है। ठीक है, स्केलेटल में कौन आता है? 2 आते हैं। कौन कौन आप जान गए होंगे, कार्टिलेजेस पढ़ते हैं हम लोग, वी विल, एंड इसके साथ बोन। ठीक है, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है वैस्कुलर टिश्यू। सो इन वैस्कुलर टिश्यू इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज ब्लड, व्हाट विल यू से? यू विल से दैट ब्लड इज द वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, एक साथ उसको सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्लड का फंक्शन भी देख लेते हैं। ब्लड एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या इसका फंक्शन क्या क्या है? तो ब्लड जैसे मैंने कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट करेगा? हाउ इट विल कनेक्ट? सो इट ट्रांसपोर्ट्स। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? देखिए, जैसे इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बस और अ ट्रक, सो वो क्या करते हैं, वो सामान को एक जगह से स्टार्ट करता है, फिर दूसरी जगह ले आता है, फिर यहाँ से उठा के फिर ट्रांसपोर्टेशन में दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है ना, डिसकनेक्टिंग समवेयर। सो इन द सेम वे इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्लड, सो ब्लड भी क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, अलॉन्ग विथ दिस ब्लड और क्या कर रहा है? ब्लड हमारी बॉडी का जो स्टीडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन, टेम्परेचर को इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है ब्लड। ठीक, कैसे करता है ये अभी देखेंगे। सो इतना बेसिक आपको तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो दैट ब्लड, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसके सिंपल से फंक्शन क्या है कि हाउ ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो ये तो हो गया ब्लड के बारे में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड देन वी विल नो व्हाट इज सीरम, और ये सीरम वगैरह कहाँ से ब्लड में आ रहा है। ठीक है, सो चलिए।
यहाँ पर मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है सो दैट कि आपको इजली एकदम समझ में आ जाए कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए ब्लड जो है हमारा, उसको जब आप सबसे पहले इस फिगर से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फिगर। अगर आप ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप ब्लड का करेंगे, ब्लड को ले लिया, ठीक है, तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, ये फिगर देखिए। सो यू विल गेट प्लाज्मा, आपको प्लाज्मा मिलेगा ब्लड में। यू विल गेट WBC एंड प्लेटलेट्स, दिस बफर, ये बफर जोन जो वाइट कलर से मैंने आपको शो किया है, एंड यू विल गेट RBCs। तो ओके, सो RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ओके, ये हो गया यहाँ तक। आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब नाउ कम टू दिस चार्ट। सो ब्लड को अगर आप क्लासीफाई करोगे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, यू विल गेट सॉलिड कार्ब सेल्स, आपको सॉलिड कार्ब सेल्स मिलेंगे, एंड लिक्विड प्लाज्मा मिलेगा ब्लड में। ये इसको ऐसे समझिए, ये जो WBC, प्लेटलेट्स एंड RBCs, ये सब मिलाकर क्या बना रहे हैं, 1 सेकेंड, ये तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, सॉलिड कार्ब सेल्स। ये सब सेल्स हैं। और ये जो येलो कलर से मैंने मेंशन किया है, ये क्या है, प्लाज्मा है, ये लिक्विड है, इट इज़ टोटली लिक्विड। ओके, नाउ सी दिस चार्ट। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सॉलिड कार्ब सेल्स एंड लिक्विड प्लाज्मा ज़्यादा कौन होता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया तो कार्ब सेल्स कितने होते हैं, 45% आर कार्ब सेल्स एंड 55% लिक्विड प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा ब्लड में ज़्यादा होता है, जैसे आप यहाँ पर फिगर में भी देखो तो येलो कलर ज़्यादा मैंने दिखाया है, देन ये वाला पोर्शन कम है, ठीक है। तो प्लाज्मा ज़्यादा, लिक्विड प्लाज्मा ज़्यादा होता है, और सॉलिड जो कार्ब सेल्स होती हैं, मतलब सेल्स ब्लड में कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन सेल्स के बारे में। ओके, देन विल कम टू लिक्विड प्लाज्मा। चलिए, सो ये जो सॉलिड कार्ब सेल्स की मैंने आपसे बात की कि ब्लड में जो सेल्स पाई जाती हैं, वो 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज RBC, ओके, सेकेंड इज WBCs एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, RBC हैं, WBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं। RBC को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। ओके, WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। नाम याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज अगर आपको टर्मिनोलॉजी, अगर आपको साइंटिफिक टर्म्स पता हैं किसी भी चीज़ के, तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्प करते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। कैसे हेल्प करते हैं अभी मैं आपको समझाती हूँ। एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, सो जैसा आपने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में देखा कि सबसे ज़्यादा कौन सी कार्ब सेल्स पाई जा रही हैं, तो आपको सीधे दिख रहा है ये। अगर आप फिगर में देखो तो यहाँ पूरा रेड है, WBCs और प्लेटलेट्स तो वाइट पोर्शन कितना थोड़ा सा है। तो RBCs क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा नंबर्स में होती हैं, मिलियंस में होती हैं। ओके, तो हमारी ब्लड में RBCs सबसे ज़्यादा होती हैं। देन 1000 नंबर्स में क्या होते हैं, WBCs होते हैं। एंड देन थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, 100 to 1000 के बीच में होते हैं। ओके, अब देखिए इरिथ्रोसाइट, कहीं पर भी साइट वर्ड लग जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल से रिलेटेड। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ये कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी, मान लीजिए नेट के क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि हमारा सिलेबस तो इतना ब्रॉड है, हम लोग पढ़ते भी हैं, सेल पढ़ाया भी जाता है हमारे में। तो साइटो वर्ड लग गया ना, साइट वर्ड लग गया, कहीं पर भी लग गया। साइट का मतलब क्या होता है, सेल से रिलेटेड होता है। तो व्हाट इज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। आप सेल की स्टडी कर रहे हो तो वो क्या है, साइटोलॉजी है, ठीक है ना। तो हमेशा कहीं पर भी साइट लग गया, उसका मतलब क्या है, क्या है उसका मतलब सेल है, ठीक है। इरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए ल्यूको, आपने मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं, अगर आप सब ने पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लास्टिड जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, 3 तरह के प्लास्ट पढ़ते हैं ना। तो वहाँ पर देखिए मैं आपको इसी वजह से टर्मिनोलॉजी पे देखिए मेरा बहुत फोकस रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी हेल्प मैंने ली है और मैं चाहती हूँ आप भी लो। यहाँ पर यहीं पर लिखती हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा प्लास्टिक 3 तरह के आपने पढ़े, तो क्रोमो, ल्यूको एंड क्लोरो। आज ये 3 वर्ड से बहुत कुछ सीख लेते हैं। यहीं पर क्रोमा, गूगल क्रोम है, आपने पढ़ा होगा, उसमें ढेर सारे कलर होते हैं कि नहीं, कलरफुल होता है कि नहीं, गूगल का क्रोम। अगर आप देखो तो उसमें गूगल में जितने कलर्स हैं वो सारे कलर उसमें। क्रोमोप्लास्ट मतलब जो आपको कलर दे। अगर आप जो फ्रूट देख रहे हो, जैसे टमाटर देख रहे हो या फिर आप ब्रिंजल देख रहे हो पर्पल कलर का, कोई रेड कलर का, उसमें क्या पाया जा रहा है, ज़्यादा क्रोमोप्लास्ट पाया जा रहा है। ओके, ल्यूको का मतलब क्या होता है, वाइट। कहीं पर भी ल्यूको वर्ड लग गया तो वाइट, ठीक है, वाइट सब्सटेंस, प्लास्ट मतलब सब्सटेंस वाइट। जैसे
अगर मैं कहूँ रेडिश मूली है, वाइट है, क्यों? क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट, आप कह सकते हो मैम उसमें ल्यूकोप्लास्ट। एंड क्लोरो का मतलब क्या होता है, ये तो आप सब जानते हो, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन सब्सटेंस, तो क्लोरो का मतलब हो गया ग्रीन। ठीक, तो यहाँ पर वर्ड क्या है, ल्यूको। अब यहाँ पर चलते हैं, ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल्स, हो गया कि नहीं? अब एक चीज़ इससे और समझते हैं, जो कि आपके नेट का क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया, और हो नहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है, पूछा गया है जहाँ तक मुझे पता है, ल्यूकीमिया पूछा गया है। ल्यूकीमिया, व्हाट इज़ ल्यूकीमिया? ठीक है, ल्यूकीमिया अगर आप वर्ड देखो मतलब क्या हो गया, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर इज ल्यूकीमिया ना। और ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इनके दिमाग में रहता है कि ब्लड कैंसर तो आरबीसी के कारण होता है, ब्लड में हो रहा है, मतलब ब्लड मतलब सबके दिमाग में आरबीसी ही रहता है। सॉरी, आरसीबी ने अभी जीता है ना, वही आ रहा है। सो या तो यहाँ पर देखिए ब्लड कैंसर क्या होता है, सब बच्चे की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट ब्लड कैंसर इज बिकॉज देयर इज डिस्ट्रक्शन इन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट नहीं, कहाँ हो रहा है, इसको ल्यूकीमिया बोल रहे हैं। कौन इफेक्ट हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है आपका WBC, ठीक है ना। इसी वजह से ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं। ओके मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट्स वाई ब्लड कैंसर इज नोन एज ल्यूकीमिया। ओके, सो अगर आपके दिमाग में भी डाउट था कि ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, नो, इट इज़ WBC डिस्ट्रॉय होती हैं ब्लड कैंसर में। ओके, सो ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको जान लीजिए। और मैंने आपको इसी वजह से ल्यूको वर्ड को समझा दिया है, कहीं पर भी लग जाए आपको वाइट अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देन कम्स टू प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और इनका मेन काम क्या है, आपको प्लेटलेट्स का ब्लड क्लॉटिंग में इनका हेल्प करती हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा और अब बात करेंगे हम लोग। अच्छा, RBC की थोड़ी सी और बात करते हैं। RBC का काम क्या क्या है हमारी बॉडी में, बिकॉज कई बार RBC से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में, और भी अभी CUET का भी पेपर हमने देखा, वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़रूरी RBC का काम क्या है, थोड़ा सा RBC के बारे में अच्छे से बात करते हैं। RCB जीती है, वो भी विमेंस टीम, और RBC की बात ना करें गड़बड़ होगी भाई। तो RBC की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में बनती कहाँ है, फॉर्म कहाँ होती हैं, तो कहाँ होती है, हमारे रेड बोन मैरो में, लॉन्ग बोन की रेड बोन मैरो। वैसे तो अलग अलग हमारी लाइफ स्टेजेस में अलग अलग बनती हैं, बट एक मेनली अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे रेड बोन मैरो में बनती है। और रेड बोन मैरो की कहाँ पे, एक्सट्रीमिटीज़ में। मान लीजिए आपकी लॉन्ग बोन है तो यहाँ बनेंगी, यहाँ साइड में, इधर और इधर, ठीक है। और बीच में क्या होता है, यहाँ पर कौन बनता है, यहाँ पर WBCs होती हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया, मैं इसको थोड़ा रख कर। ओके, अब देखिए RBC के बारे में एक चीज़ और जरूरी है। हमारी जो RBC होती है, जो मैमेलियन RBC होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है हमारी मैमेलियन RBC में, ये चीज़ दिमाग में रखना है। मैमेलियन RBC में क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड होती हैं, और शेप कैसा होता है इसका, बाइकॉनकेव, ठीक है, बाइकॉनकेव होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता, इसी वजह से इजिली फ्लोट कर पाती हैं, ठीक। अब कुछ RBC से रिलेटेड जो जरूरी चीज़ जिस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, वाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। उस दिन भी मैंने समझाया था, आज भी बता दे रही हूँ, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ब्लड को रेड कलर देना। और ब्लड का क्या काम है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और उसमें ऑक्सीजन कैरी करने वाला कंपाउंड कौन है, यही हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक। उसके बाद फिर हाँ, ब्लड जो है उसकी कितने दिन तक लाइफ स्पैन होती है ब्लड की, तो 120 डेज। सो लाइफ स्पैन कितनी होती है RBC की, 120 डेज। ओके, अब आप ये पूछोगे कि मैम अगर कोई चीज़ बन रही है, इफ़ समथिंग इज़ अगर RBC बन रहा है बॉडी में, तो वो कहीं स्टोर भी होता होगा ना, कि RBC अगर एक्सेस RBC जो है वो कहाँ स्टोर होता होगा, तो एक्सेस RBC स्टोर होता है स्प्लीन में। देयर इज़ अ पार्ट इन आवर बॉडी नोन एज स्प्लीन, हमारी बॉडी में एक पार्ट है जिसको स्प्लीन बोलते हैं, वेयर एक्सेस RBC क्या होती है, स्टोर होती है। ओके, अब इस वजह से, क्योंकि बिकॉज एक्सेस RBC यहाँ पर स्टोर हो रही है ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं इसको,
स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक बिकॉज एक्सेस आरबीसी इज स्टोर्ड हियर। ओके, यहाँ पर एक्सेस आरबीसी स्टोर्ड हो रही है। ठीक, जैसे आपके पास एक्सेस मनी होती है तो आप ब्लड में जाके बैंक में जाके जमा कर देते हो, इन द सेम वे एक्सेस आरबीसी है तो वो यहाँ पे आके स्टोर हो रही है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। अब क्या होता है, आफ्टर 120 डेज जो भी एक्सेस आरबीसीज है जिसने भी अपना 120 दिन कंप्लीट कर लिया, 120 दिन के बाद मौत तय है। ठीक है, यहाँ पता है कि 120 दिन बाद मर जाना है, हमारा नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो मर जाएगी, कहाँ मरेगी, यहीं स्प्लीन में ही मर जाएगी, आरबीसीज मर जाएंगी। इसी वजह से ये ब्लड बैंक तो है। इन द सेम वे इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज क्या, कब्रिस्तान ना है स्प्लीन, बिकॉज आफ्टर 120 डेज आरबीसीज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, जो भी आप बोलना चाहो। तो इसी वजह से स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टोर हो रही है एक्सेस आरबीसी और यहीं पर क्या हो जा रही है, आरबीसी खत्म भी हो जा रही है, मर भी जा रही है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ठीक है ना, सो ये है स्प्लीन। सो देखिए, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है, काम क्या है इसका फंक्शन क्या है, इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है। बार बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो आपको जिससे इतना आइडिया हो, और इफ़ यू हैव इतना अगर आपके पास इतना नॉलेज है रिगार्डिंग आरबीसी, तो ये केवल आपके केवल एंथ्रो के एग्जाम में नहीं, बिकॉज आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो रिलेटेड टू एंथ्रो, तो आजकल एक पोर्शन होता है जीएस का भी, तो जीएस के भी पोर्शन में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी वाले पार्ट से, सो आप वो भी आराम से कर लोगे। ओके, सो ये तो हो गया आरबीसी की बात, मैंने आपको आरबीसी के बारे में समझा दिया। नाउ कमिंग टू डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी समझते हैं एक बार, फिर से अपने चार्ट पे चलते हैं, कहाँ पहुँचे थे ये। ओके, सो आरबीसी हो गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट डब्ल्यूबीसी। ओके, ल्यूकोसाइट्स। सो यहाँ पे आते हैं, अब ये चार्ट देखिए, ल्यूकोसाइट्स। देखिए जो डब्ल्यूबीसी हमारा मतलब जो ल्यूकोसाइट है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में डब्ल्यूबीसी भी लिख दे रही हूँ, तो आप लोग कभी अगर टर्म नहीं याद होगा तो आप सोचोगे कि हम किसके बारे में बात करें। वैसे आपको याद होना चाहिए, मैं ल्यूको वर्ड लग गया मतलब वाइट। ओके, सो या डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, ल्यूकोसाइट्स की बात करें, तो ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। 2 तरह के होते हैं, एक जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल, और दूसरा जिनमें ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट होता, कहाँ नहीं प्रेजेंट होता, ये चलिए बात करते हैं इसके बाद। सो डब्ल्यूबीसीज, ओके, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज पहली बात तो आप ये जानना जरूरी है कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ फॉर्म्ड होती हैं। तो ये कहाँ फॉर्म होती हैं, दे आर फॉर्म्ड इन येलो बोन मैरो। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये लॉन्ग बोन है तो लॉन्ग बोन के मिडिल पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर येलो बोन मैरो होता है, तो यहाँ पर क्या बनती है, डब्ल्यूबीसीज बनती है। ओके, इसको रब करते हैं, येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसीज होती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी में बस एक ही फंक्शन अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, देयर इज़ ओनली वन फंक्शन रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी, और वो है आपकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबल है डिफेंस के लिए आपकी बॉडी की। ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन, आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, सो यही एक फंक्शन है। अब जितने भी तरह की डब्ल्यूबीसीज हैं, मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिखाया कि डब्ल्यूबीसीज आर ऑफ मैनी टाइप्स, लेकिन सबका एक ही काम है, जिसको कहते हैं ना कि एक ही इन लोगों का मकसद है ज़िंदगी का, और इनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है डब्ल्यूबीसीज का। वो मकसद क्या है, वो एम क्या है, बस सिंगल एम है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट, आपकी बॉडी को वायरसेस से, बैक्टीरिया से, सबसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक, सो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, आपको बार बार सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, मतलब है कि आपकी बॉडी में किसकी कमी है, डब्ल्यूबीसीज के नंबर क्या हो जाए, घट गए हैं। ठीक है ना, ये हो गया, मतलब समझ गए कि डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, आपकी बॉडी को इम्यून रखना, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रखना, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन, वायरसेस, बैक्टीरिया, ऑल भी जितने तरीके के अलग अलग तरीके के एंटीजेंस हैं, उनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये इनका काम है। ठीक है, अब देखिए ये जो होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है कि ये इनके जो ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इनमें एक तो न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये एमीबॉइड मूवमेंट करने में कैपेबल होते हैं।
एमीबॉइड मूवमेंट, आप अमीबा को जानते हैं ना, अमीबा के बारे में पढ़ा हो ना, इर्रेगुलर ऐसे बॉडी होती है, ठीक, तो कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं RWBC जो होती हैं ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये एमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है बिकॉज इनमें क्या होता है, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सो ये अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती हैं, ठीक है। Now coming to the types of WBCs. WBCs are of two types. First is granulocyte and second is agranulocyte. Okay, granulocyte इनको क्यों बोल रहे हैं? Why they are known as granulocyte? Because their cytoplasm contain granules. इनके cytoplasm में क्या होता है? Granules पाए जाते हैं. Okay, that's why they are known as granulocyte. And agranulocyte, A means मैंने आपको बताया ना, abiogenesis मतलब A means absent ना, तो यहाँ पर क्या है, granules जो है cytoplasm में absent है. Okay. Now granulocyte further classified into three types: eosinophils, basophils and neutrophils. Okay, so सबसे ज़्यादा अगर नंबर में देखा जाए तो सब 4% ये है, 1% ये है WBC, 70% क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये जानने की है कि न्यूट्रोफिल्स भले सबसे ज़्यादा नंबर में है, ऑल्दो कि इनका नंबर ज़्यादा है, बट इनकी जो लाइफ स्पैन है वो लेस देन 1 day है, एक दिन से कम इनकी लाइफ स्पैन होती है, वरना ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, ना कमिंग टू ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स जैसे मैंने आपको बताया WBCs का सबका काम है आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ओके ओके, और बहुत स्लोली मूव करते हैं ईओसिनोफिल्स। नाउ कमिंग टू बेसोफिल्स। सो बेसोफिल्स क्या होते हैं, ये भी बहुत स्लो मूविंग WBCs होते हैं जिनका न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है और इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ये जो ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं वो ग्रेन्यूल्स किसके होते हैं, सो बेसोफिल्स में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होते हैं हिपैरिन के। हिपैरिन आपको पता है इन्फ्लामेशन से हिस्टामाइन के, जो कि हमें इन्फ्लामेशन से बताता है, ठीक है, सेरोटोनिन के। सो ये सारे इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, फॉर जिससे हमारी ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकें। सो ये तो वही बात हमारी किसकी, ग्रेन्युलोसाइट्स की। नाउ कमिंग टू ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स फर्दर, मोनोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स कितने होते हैं, 5% होते हैं WBC का, और 20% क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। मैं यहाँ पर इसको रफ कर रही हूँ। ओके, सो अगर फर्स्टली अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो अभी मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में समझाया था लिम्फोसाइट ग्रोथ कर्व का कि कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट। थाइमस, टॉन्सिल, मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल में, टॉन्सिल आपकी स्वेल कर जाती है ना। तो ये क्यों हो जाता है, बिकॉज दे आर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पैथोजेंस, फ्रॉम बैक्टीरियाज, फ्रॉम एंटीजेंस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गया लिम्फोसाइट्स। सेकेंड इज मोनोसाइट। मोनोसाइट्स माना जाता है कि जैसे ग्रेन्युलोसाइट में मोस्ट एक्टिव होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, 70%। बोला जाए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव ए ग्रेन्युलोसाइट कौन सा है, तो आप बोलोगे मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या है, ये मैंने क्या किया, हाँ, मोनोसाइट्स क्या है, सबसे ज़्यादा एक्टिव ए ग्रेन्युलोसाइट WBC हैं। और ये इतना एक्टिव इसलिए होता है बिकॉज मोनोसाइट्स जो होते हैं, थोड़ा सा कि मोनोसाइट क्या होता है, इनमें एमीबॉइड, जैसे मैंने आपको बताया ना कि WBCs एमीबॉइड मूवमेंट कर सकते हैं। सो मोनोसाइट एमीबॉइड मूवमेंट करके ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस अगर आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है तो ये जाके इसको क्या करेंगे, इसको खा जाते हैं ऐसे एमीबॉइड मूवमेंट करके, ख़त्म, बैक्टीरिया ख़त्म। उसके बाद इसकी, क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो इसकी लाइसिस करके इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे पूरी तरीके से, बैक्टीरिया खत्म, ठीक है। सो इस तरीके से फैगोसाइटोसिस और एमीबॉइड मूवमेंट की हेल्प से ये हमारी बॉडी को बैक्टीरिया वायरस और पैथोजन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये हुआ आपका पूरा WBC के बारे में कि अलग अलग WBCs क्या परसेंटेज है इनके और इनका फंक्शन क्या है, और ओवरऑल फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बाहर से आने वाले सारे पैथोजन से। सो आई होप आपको WBC समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू द प्लेटलेट्स। यहाँ पर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। सो मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉट करने में, ओके, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक। अब ब्लड क्लॉटिंग की कितनी क्या प्रोसेस होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कैसे, प्रोथ्रोम्बिथ्रोम में कैसे ब्लड क्लॉट करता है, हमारे सिलेबस में नहीं, बहुत इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये ध्यान में रखना है, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉट करना। हमारा ब्लड क्लॉट 2 से 8 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है, ठीक। सो ये हो गया, ये तो हो गया हमारे सॉलिड कार्ब सेल्स के बारे में, ये हो गया ना, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा खत्म, ये वाला। आई होप आपको पूरा अच्छे समझ।
नाउ कमिंग टू द लिक्विड प्लाज्मा, जहाँ से हमारा क्वेश्चन आया है। अब हमारे लिए ये जरूरी, ये जो 55% लिक्विड प्लाज्मा है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इफ़ वी क्लासीफाई द लिक्विड प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, वी विल फाउंड ब्लड, वाटर, उसमें वाटर होता है, कुछ अदर सेल्यूल्स होते हैं और प्रोटीन होती है। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लाज्मा का। सो ये आ गया प्लाज्मा, ठीक है, इसको रफ करते हैं जिससे केवल यही दिखे। ओके, प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पोर्शन है हमारी बॉडी का। सो वो सॉलिड था, ये लिक्विड है। ये क्या है? ये लिक्विड है, लिक्विड प्लाज्मा। फिर कितना परसेंट है? 55%। ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा को जब फर्दर इफ़ यू क्लासीफाई फॉर प्लाज्मा, यू विल फाइंड वाटर, आपको वाटर मिलेगा, देन प्रोटीन एंड देन अदर सेल्यूल्स। वाटर कितना? 91% प्लाज्मा में केवल पानी है, केवल वाटर है। ओके, प्रोटीन कितना है? 7% आपका प्रोटीन है, और अदर सेल्यूल्स कितने हैं? 2% है। ओके, अदर सेल्यूल्स में मतलब क्या क्या आता है? मतलब आपकी आयंस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, हार्मोन्स है, जो भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में इंसुलिन, ये सब इसी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी किसमें आते हैं? अदर सेल्यूल में आते हैं। वाटर मैंने बता दिया कि 91% आपके प्लाज्मा में केवल क्या है? वाटर है। अब बात आती है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन में देखिए दो चीज़ है, सीरम है, फाइब्रिनोजन है, और दूसरी क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, बट यहाँ पर मैंने बेसिकली केवल फाइब्रिनोजन ही लिखा है, जिससे आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। अब देखिए, ये सीरम है, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, यहाँ से सीरम से। अब आप समझ गए ना, मैंने आपको इतना डिटेल्ड क्यों समझाया कि ये जो प्लाज्मा है इसमें पानी है, प्रोटीन है, अदर सॉल्यूट है, वाटर 91% है, प्रोटीन 7% है। अब इस प्रोटीन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो ये सीरम और फाइब्रिनोजन में डिवाइड होता है। एंड सीरम अब क्या है? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्लाज्मा क्या है? जब ब्लड में से हम सेल और प्लेटलेट्स को हटा देते हैं, मतलब सेल्स जो आपकी कार्बसेल्स और प्लेटलेट्स अगर हटा दें, मतलब इस चार्ट में अगर आप देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखो, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, तो ये वाला पोर्शन अगर आप हटा दो, ये वाला, ये जिसमें क्या क्या है, जिसमें आपकी सेल्स हैं, ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स, अगर आप ये हटा दो तो जो बचता है वो प्लाज्मा है, ये केवल प्लाज्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैंने ये फॉर्मूला बनाया है कि प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस सेल प्लस प्लेटलेट्स, तो वो क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरम क्या है, तो आप क्या कहोगे कि जब प्लाज्मा में से कोगुलेशन फैक्टर, मतलब ये फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिनोजन है ये कोगुलेशन फैक्टर, ये फाइब्रिन और ये जो प्लेटलेट्स, ये सब अगर आप हटा दो फाइब्रिनोजन, तो जो बचता है ये प्लाज्मा है। दिस इज प्लाज्मा में प्रोटीन है मान लीजिए। अब इसमें से प्लाज्मा में से अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ, ये वाला हटा दूँ, ये वाला जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, ये क्लॉटिंग फैक्टर, तो जो बचता है वो सीरम है कि नहीं? आप एकदम मानते हैं? तो बस सीरम का फॉर्मूला क्या हो गया? सीरम कोई पूछे तो सीरम क्या है? जब प्लाज्मा में से हम कोगुलेशन फैक्टर क्या है? यही फाइब्रिनोजन है, इसको हटा दे रहे हैं, फाइब्रिन को हटा देना, तो जो बच रहा है वही क्या है? सीरम है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे को चोट लगी और ब्लड वहाँ पर क्लॉट कर गया, तो क्लॉटिंग सब कुछ है वहाँ पर, तो जो बचेगा, जो सब्सटेंस बचेगा आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर आपको सीरम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्लड को क्लॉट करना पड़ेगा, और क्लॉट करने के बाद जो भी चीज़ें बच रही है वो क्या हो जाएगी? वो सीरम है ना भाई। यही तो कहा जा रहा है कि प्लाज्मा में से आप ये क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, जो बचेगा वो सीरम है, मतलब ब्लड को क्लॉट कर दो, क्लॉट करने के बाद जो बचेगा वही क्या है? सीरम है। समझ गए ना? तो जब हम प्लाज्मा में से, अपने ब्लड प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं, फाइब्रिनोजन वगैरह को निकाल देते हैं, तो जो बचता है वही क्या है? सीरम है, सीरम प्रोटीन। अब देखिए, टोटल सीरम प्रोटीन क्या है? हमारी जो ब्लड है उसमें टोटल सीरम प्रोटीन मेनली क्या पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन, यही दो हैं, और ग्लोबुलिन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन कितना होता है? 57% होता है, लेकिन साइज़ में क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं लेकिन साइज़ में छोटे। और ग्लोबुलिन क्या होते हैं? नंबर में कम होते हैं लेकिन साइज़ इनकी क्या होती है? बड़ी होती है। ओके, ठीक है। सीरम कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट है? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। यही आपके क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है। अभी मैं वहाँ पर भी चलती हूँ, ठीक है। सो दो सीरम है, एक एल्ब्यूमिन है, दूसरा ग्लोबुलिन है, ठीक है। यहाँ तक आई होप। अब देखिए, ये जो ग्लोबुलिन है इसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। इस ग्लोबुलिन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ये 2-3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा।
इतना मैं अंदर डीप इसलिए जान रही हूँ क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं पूछा जाता तो मैं सीरम बता देती कि एल्ब्यूमिन और ये 2 तरह के होते हैं, और मैं बढ़ जाती कि बता देती ये 57 सबसे ज़्यादा हमारी जो ब्लड टोटल सीरम प्रोटीन है उसमें एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद ग्लोबुलिन मुझसे कम पाया जाता है, ठीक है। और मैं ना बताती, लेकिन यहाँ पर ग्लोबुलिन का टाइप पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में वो टर्म लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ है। तो ग्लोबुलिन को अगर जब आप फर्दर क्लासीफाई करते हो तो ये 3 टाइप्स का हो जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा को जब फर्दर क्लासीफाई करते हो तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1 में A180 आता है, एंजियोटेंसिनोजन आता है, हेप्टोग्लोबुलिन आता है, ठीक है। उसके बाद फिर बीटा, जब इसमें कोगुलेशन फैक्टर्स कुछ आते हैं, ट्रांसफेरिन, ये वर्ड आपके क्वेश्चन में है इस वजह से मैं, तो ट्रांसफेरिन क्या है, एक बीटा ग्लोबुलिन है, बीटा ग्लोबुलिन है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया। और उसके बाद फिर इसके बाद बीटा ग्लोबुलिन में और क्या आता है, ये सेरुलोप्लाज्मिन, ये क्या होते हैं, देखिए जैसे ट्रांसफेरिन जो है ये आयरन कंटेन करने वाला ग्लोबुलिन है, वैसे ये जो सेरुलोप्लाज्मिन है ये क्या, कॉपर कंटेनिंग है, ठीक है। कॉपर हमारी बॉडी में कॉपर कंटेन करता है, ट्रांसफेरिन क्या है, आयरन कंटेन करता है, ठीक है। और गामा क्या है, जितने भी हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा IgA, IgM, अगर आपने इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, कि मदर के जो हमारी जिसको कहते हैं ना कोलेस्ट्रम, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, तो उसको क्यों कहते हैं कि उसको बच्चे को पिलाना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या होता है, एम्यूनोग्लोबुलिन यही पाए जाते हैं। और वो कौन सा एम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है बताइए, वो कौन सा है, IgA है, ठीक है। IgA हमारी मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनके कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है उस पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है। तो जितने भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgA, IgM, IgG, जितने भी हैं वो सारे क्या है, गामा ग्लोबुलिन है, जो कि हमारी ब्लड सीरम में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये है हमारा पूरा ब्लड का कॉम्पोजिशन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब आपको क्वेश्चन में भी समझ में आ गया कि ये जो ट्रांसफेरिन वर्ड था, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको इतना समझाया। मैंने इतनी मेहनत केवल इस वजह से की है कि ट्रांसफेरिन ये कहाँ से है, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाए कि ट्रांसफेरिन क्या है, एक बीटा ग्लोबुलिन टोटल सीरम है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि आयरन कैरी करता है हमारी ब्लड में। और इन द सेम वे अगर ट्रांसफेरिन के साथ साथ अगर ये कभी आपने देख लिया सेरुलोप्लाज्मिन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर कंटेन है। और ट्रांसफेरिन हो सकता है पूछ लिया जाए कि क्या ट्रांसफेरिन क्या है, आयरन है, ठीक है, आयरन कंटेन कर रहा है, ठीक है, कैरी कर रहा है। तो ये था पूरा ब्लड का कॉम्पोजिशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया ब्लड को, इफ़ यू क्लासीफाई ब्लड यू विल फाइंड सॉलिड कार्ब्स और लिक्विड प्लाज्मा। अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आपको प्लाज्मा, उसके बाद फिर ये बफर जोन, एंड देन आपको ये मिलेगा RCB मिलेगा, RBC, सॉरी बार RCB क्यों आ रहा है, ओके। उसके बाद फिर कितना परसेंट होता है, 40 सब कार्ब्स जो होते हैं 45% होते हैं, लिक्विड ज़्यादा होता है हमारे ब्लड में, 55% लिक्विड प्लाज्मा होता है। फिर इसको 3 तरह के ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का काम जो है मेनली ऑक्सीजन कैरी करना है, WBC इम्यूनिटी के लिए, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए हैं। देन कमिंग टू लिक्विड प्लाज्मा, इसमें वाटर है, 91% हमारी ब्लड में केवल पानी है प्लाज्मा में। उसके बाद प्रोटीन पाए जाते हैं 7% और अदर सोल्यूट 2% में पाए जाते हैं, ओके। देन मैंने आपको ये सब बताया। देन मैंने आपको WBCs के टाइप बताई, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। देन प्लाज्मा मैंने आपको समझाया कि 91% इसमें वाटर है, प्रोटीन 7% है, अदर सोल्यूट। प्रोटीन को जब क्लासीफाई करते हैं तो इसमें सीरम आता है, फाइब्रिनोजन आता है। जब हम अपने प्लाज्मा में से ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसको निकाल देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो जो बचता है वही क्या होता है, टोटल सीरम। टोटल सीरम प्रोटीन 2 होती हैं, एल्ब्यूमिन जो कि ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, देन ग्लोबुलिन 38% पाया जाता है। फिर ग्लोबुलिन का क्या काम, ग्लोबुलिन क्या होता है, फर्दर क्लासीफाई हो जाते हैं अल्फा, बीटा और गामा में। उसके बाद फिर कैसे इसको फर्दर क्लासीफाई करा गया है मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सब देखिए, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है या फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन है। आप पूछोगे मैम आपने इसका फंक्शन नहीं बताया, तो यहाँ भी मैं भूल जाती, तो मैं यहीं पे बता देती। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है एल्ब्यूमिन का वो ये है कि दोनों टोटल सीरम प्रोटीन का, कि हमारी बॉडी का ऑन्कोटिक प्रेशर जो है हमारे जो ब्लड वेसल है उसका जो ऑन्कोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखना। मतलब कि लीक जो फ्लूइड है वो लीक ना करे टिश्यू में, ठीक है, उसका ये मेंटेन करना। इसके साथ साथ एल्ब्यूमिन जो है वो हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स के मूव होने में थ्रू द ब्लड में। जैसे कोई मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए बिलीरुबिन है या फिर कैल्शियम है, इन सब के मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो आयरन है, कॉपर है, इन सब के मूवमेंट में हेल्प करता है विद इन द ब्लड, ठीक है। तो ये इनका काम है, ठीक। सो आई होप आपको ये पूरा ब्लड का कंपोजिशन सबको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है सो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे।
सो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 7 था। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरम प्रोटीन, इसमें से कौन सा सीरम प्रोटीन नहीं है। आई होप अब मुझे अगर आप सामने से होते तो अभी तक आप आंसर कर देते कि मैम बस अब हो गया सब, केला ख़त्म। कौन सा है? G6PD ना। अगर आप लाइव होते तो आप कहते मैम बस G6PD पे टिक कर दो ना, प्लीज़ टिक लॉक कर दीजिए प्लीज़ G6PD। क्यों? ट्रांसफेरिन आपने देख ही लिया, ओके। देन आपने सीरम एल्ब्यूमिन देख ही लिया, देन आपने हेप्टोग्लोबुलिन लगा है। देखिए अगर जिन बच्चों को डायरेक्ट नाम नहीं लिखा है और कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफेरिन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है? एक बीटा ग्लोबुलिन है। देन यहाँ पर देखिए सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आपने देखा, हेप्टोग्लोबुलिन लिखा ही है यहाँ पर, नाम भी मैंने आपको वहाँ पर दिखा था G6PD। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, ये तो मैंने आपको पूरा सिखा दिया जिससे कभी भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी एक तरीके से और सॉल्व हो जाता अगर आप इस फुल फॉर्म अगर आपको इसका पता होता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इसका पूरा नाम है, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है, फेविज्म मैंने आपको बताया था कि ये जो D6PD डिफिशियंसी अगर आगे लिख दिया था तो ये एक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एज, मैंने आपको बहुत बार बताया जहाँ एज लग जाए वो एंजाइम हो जाता है, ठीक। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं ये टर्म पढ़ते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। बट एज पर द क्वेश्चन अगर आप जाते हो, मतलब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ पर देखो तो ये पहली बात तो एक G6PD एक जेनेटिक एक डिजीज़ है, फेविज्म है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, आप वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एज लगा है इस वजह से भी ये एक एंजाइम है, ये भी इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। मैं मतलब आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भूल जाएँ तो आप ये भी लगा सकते हो ट्रिक इन सब में कि जहाँ भी मतलब एंजाइम होता है वहाँ पर एज लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, लाइपेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। सो एज वर्ड जहाँ पर भी लग जाए मतलब वो एंजाइम है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एज लग गया ना, तो ये एंजाइम हो गया। तो आपको इसमें क्या पूछ रहा था? सीरम प्रोटीन कौन सा नहीं है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ था, ये क्वेश्चन था। आई होप कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पर पूरा जो आपको ब्लड समझाया, आपको अच्छे से ब्लड समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, और मैं आपको फिर से कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, आप लोग में से सेकंड कज़िन पूछा है, फर्स्ट कज़िन पूछा है आप लोगों ने, आप हर चीज़ नाम से ही पूछ लेते हो भाई, कोई बात नहीं। मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट कज़िन सेकंड कज़िन कौन होते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।